वेलकम टू ऑल। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्लास 9th सब्जेक्ट हिस्ट्री एंड चैप्टर फर्स्ट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द फुल्ली एक्सप्लेनेशन एंड दिस इज़ द सेकेंड पार्ट। इसका मैं फर्स्ट पार्ट में बहुत अच्छे तरीके से मैंने बता दिया है कि इसका कंटेंट में क्या क्या था और वो कंटेंट को इतना इंपॉर्टेंस मैंने क्यों दिया था। मैंने वो बेहतर ढंग से मैंने प्लीज़ उसको मैंने समझा दिया है। अगर आपने इसका पहला फर्स्ट पार्ट को अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप फर्स्ट पार्ट को देखें, देन वॉच दिस वीडियो। सो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि चैनल का नाम JN राइजिंग स्टार्स है और एज यू नो दैट कि मेरा नाम नासिर हुसैन है and teaching experience is 5 years and founder and owner Super 20 Rising Stars। अब हम लोग गाइस अब बढ़ जाते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने यहाँ पे थर्ड है ना, मैंने सेकंड पार्ट तक मतलब सेकंड जो नंबरिंग सिस्टम दिया था मैंने वहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था। लास्ट पॉइंट तक मुझे याद है कि मैंने फिलोसोफर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन मैंने वहाँ तक मैंने लास्ट वीडियो मैंने बता दिया था। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, मतलब क्या शुरुआत रिवॉल्यूशन का सबसे ज़्यादा अगर शुरुआत कब हुआ था हम लोग वहाँ से देखेंगे। मेन असल में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो शुरुआत का जो टाइम है यहीं से हुआ था, इसी टाइम से। देखिए कहाँ फ्रांस में जब मोनार्की डिड नॉट हैव द पावर्स टू इम्पोज टैक्सेस, कहता है फ्रांस में क्या जब मोनार्क के पास क्या नहीं थे टैक्सेस का मतलब उसको इम्पोज करने के लिए उसके पास पावर्स नहीं थी। और ऐसे में क्या होता है, देखिए ऐसा नहीं था कि लुईस 16 जो इससे पहले उसके पूर्वज थे और उनकी जो वंशज थी जो चली आ रही थी, तो उन्हीं में से क्या हुआ था कि लास्ट जनरल सीटेड का मतलब यहाँ पर यह हो जाता है कि टैक्स को इम्पोज करने के लिए पहले फ्रांस में क्या होता था, एक जनरल मतलब एक सीटेड के बैठाया जाता था, मतलब से जनरल को बैठाया जाता था, स्टेट जनरल, किसको स्टेट जनरल बैठाया जाता था कि 1614 में लास्ट टाइम जब टैक्स मतलब जब टैक्स जो लगाया गया था, कब लगाया गया था 1614 में लास्ट टाइम। अब जब लुईस जो 16 आए तो उसके कई सारे रीजंस थे उसको इम्पोज करने के लिए, क्योंकि वो कर्जा में पहले से डूबा हुआ था। अब आगे देखते हैं लुईस 16 ने क्या किया, असेंबली बुलाई, एक असेंबली बुलाई जिसमें के स्टेट जनरल्स को बुलाया गया। स्टेट जनरल क्या होते हैं, एक संस्थाएं एक इंस्टीट्यूशंस होती हैं जिसमें से क्या होता है कि जितने भी स्टेट्स थे फ्रांस में उन सबको बुलाया जाता था और उसको क्या किया जाता था, उसमें वोटिंग की जाती थी कि टैक्स को मतलब प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाए कि नहीं। ओके, टू पास हिज प्रपोजल टू इंक्रीज टैक्सेस इन 1789, मतलब ये कि लुईस 16 ने क्या बुलाया, एक असेंबली बुलाई, उसमें स्टेट जनरल्स को जितने भी थे सबको बुलाया और उसमें ये कहा गया कि हम जो टैक्स को इम्पोज करने वाले मतलब इंक्रीज करने वाले हैं, आप टैक्स हम लोग यहाँ पे बढ़ाने वाले हैं। यहाँ पे क्या द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट ने क्या किया, 300 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे। इसका मतलब फर्स्ट स्टेट से 300 रिप्रेजेंटेटिव्स और सेकेंड स्टेट से भी कितने लोग आए, 300 रिप्रेजेंटेटिव्स आए। मतलब क्या होता था कि यहाँ पे मतलब फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट्स के लोग आते थे, मतलब यहाँ पर सब लोग आपस में बैठते थे और राजा के साथ डिस्कस करते थे कि इसमें टैक्स को जो बढ़ाया जाएगा कितना बढ़ाया जाएगा और कैसे बढ़ाया जाएगा। जहाँ की इसमें सब लोग क्या किया, फर्स्ट और सेकेंड ने क्या किया, एक राउंड टेबल का ऐसे करके बैठा है ना, मतलब ये हो गया एक तरफ हो गया किसको, फर्स्ट स्टेट को, दूसरी तरफ सेकंड स्टेट को बैठाया गया। लेकिन जो थर्ड स्टेट वाले थे उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनको कहा कि भैया आप पीछे खड़े हो जाओ, क्या हो जाओ, आप एकदम पीछे खड़े हो जाओ, खड़े होकर रहो। इन लोगों को टेबल पे बैठाया कुर्सी पे, बट इन लोगों को नहीं बैठाया, पीछे रह गए। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, जो कि थर्ड स्टेट वाले थे, कितने टोटल रिप्रेजेंटेटिव्स आए, 600 लोग आ गए। थर्ड स्टेट वाले स्टैंड एट द बैक, उन लोग पीछे खड़े रह गए, मतलब उसको बैठने के लिए जगह नहीं दी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड स्टेट जो है ना रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर पर्पस एजुकेटेड एंड मेंबर्स ओनली बाय द पीजेंट्स, मतलब ओनली पीजेंट्स
आर्टिशियंस एंड वीमेन वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली। उस असेंबली हॉल में क्या किया गया, थर्ड स्टेट को सिर्फ वो लोग गए जो अच्छे प्रोस्पेरस और एजुकेटेड, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो रिच लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनको सिर्फ क्या किया गया, वहाँ पे असेंबली हॉल में बुलाया गया, जिसमें कि जो किसान लोग थे, आर्टिशियंस थे, वीमेंस थे, उनको यहाँ पे जाने के लिए उसको मना कर दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वहाँ पर राजा ने बैठा, 3 स्टेट्स को लोगों से जब पूछा तो क्या क्या, वोटिंग इज स्टेट जनरल इज द पास्ट हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड 1 वोट। याद रखिएगा, ईच स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईच स्टेट हैड 1 वोट एंड सेम प्रैक्टिस टू बी कंटिन्यू दिस टाइम। पहले के ही टाइम से ये कहा गया था कि जब भी स्टेट जनरल को बुलाया जाएगा असेंबली में, तो जितने भी स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट 1 वोट करेगा। मतलब 2 स्टेट था तो 2 वोट्स करते मात्र, बस, है कि नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर सारे स्टेट्स हैं ना, अलग अलग वोट करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर बताया गया था एंड द प्रैक्टिस टू, पहले से किया जा रहा था, सेम चीज़ कहा जा रहा था कि भैया आपको क्या करना है, सारे स्टेट है ना, इसमें क्या करना है, वोट देने हैं। लेकिन याद रखें, लेकिन जो थर्ड स्टेट वाले लोगों थे उसने डिमांड किया कि भैया इंडिविजुअल वोटिंग राइट्स, मतलब हर एक को वोट करने के लिए दिया जाना चाहिए। यहाँ पर स्टेट की बारे में पहले से मतलब एक परंपरागत चलती आ रही थी, लेकिन अभी लोग कह रहे थे कि नहीं, हर एक आदमी वोट करेगा, वेयर ईच मेंबर वुड 1 वोट, मतलब जितने मेंबर्स होंगे उतना वोट। इसका मतलब ये हो गया कि जो थर्ड स्टेट में 600 लोग थे वो 600 वोट्स करेंगे, और जो थर्ड स्टेट में थे, सॉरी फर्स्ट स्टेट में 300 लोग, उनको भी करना है, और साथ में सेकेंड स्टेट में 300 थे, उसको भी वोट करनी थी। ये कह रहा था। वहाँ पहले क्या था कि भैया यहाँ पे सिर्फ कौन करेगा, फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट करेगा, स्टेट वाले करेंगे, बाकी आम आदमी, मतलब जो लोग थे जो एलिजिबल थे वो नहीं कर सकते। उन लोगों ने क्या किया, जैसे ही यह बात असेंबली में रखी तो वो जो राजा था, आफ्टर रिजेक्शन ऑफ, क्या किया वहाँ पर, जैसे है इस बात कही गई तो राजा ने क्या किया, रिजेक्ट इस प्रपोजल का, थर्ड स्टेट के द्वारा जो प्रपोजल रखी गई थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया। बाइकिंग राजा ने क्या किया, उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया, जिसमें कहा था कि 1 वोटिंग, मतलब हर इंडिविजुअल वोटिंग जो राइट्स हैं उसको राजा ने कैंसिल कर दिया। और साथ में मेंबर्स थे थर्ड स्टेट को, उसने क्या किया, वो उस असेंबली से बाहर की तरफ आगे और प्रोटेस्ट आके करना शुरू कर दिया गया। अब आगे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। आगे जैसे ही वो लोग वहाँ बाहर हुआ, एक डेट आता है 20 जून, है ना, कितना जून, 20 जून को क्या हुआ, जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे थर्ड स्टेट्स का, मतलब 600 लोगों ने क्या किया, असेंबल इन द हॉल ऑफ द इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड्स ऑफ द वर्सेलिस। वर्सेलिस के पैलेस के अंदर में जाकर के एक इंडोर टेनिस कोर्ट था, मतलब टेनिस मतलब कि एक फील्ड था, वहीं पे क्या किया, वर्सेलिस के अंदर में सब लोगों ने, जितने भी थे रिप्रेजेंटेटिव थर्ड स्टेट वाले, उसने के असेंबल हो गया, मतलब उस हॉल में जाकर के सब लोग बैठ गए, सब लोग वहां जाकर के, एंड वेयर दे डिक्लेयर देमसेल्व्स नेशनल असेंबली। और जिस उस हॉल में, जो वर्सेलिस हॉल में जाकर के बैठ गए, सारे 600 मतलब 600 जो लोग थे, उन लोगों ने कह दिया कि अब यही से क्या बनेगा, फ्रांस का नेशनल असेंबली, बिना किसी राजा के परमिशन के या फिर फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के परमिशन से थर्ड स्टेट वालों ने क्या कर दिया, अनाउंसमेंट कर दिया। एंड वर्ड ऑफ एंड द ड्राफ्टेड फॉर द फ्रेंच वुड लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। एंड क्या है कि यहाँ पे वोट, मतलब यहाँ पे क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, यहाँ पे जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन आएगा। उन लोगों ने क्या किया, नेशनल असेंबली ने खुद अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू कर दिया। एंड फ्रांस उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया गया था उसमें क्या था कि मोनार्क, राजा का क्या करना था, पावर्स को लिमिट करना था, पावर्स को खत्म नहीं करना था, राजा को खत्म, मतलब किंग का पोस्ट को खत्म नहीं करना था, सिर्फ किंग के पावर को कम करना था, खत्म नहीं करना था, कम करना था। इसलिए नेशनल असेंबली का एक क्या था, उनका एक एजेंडा चला। फिर क्या हुआ, एक था मिराबियो और दूसरा था एक, मतलब क्या, मिराबियो जो था वो नोबेल से आता था, किससे आता, नोबेलिटी, मतलब सेकेंड स्टेट से था। एक होता था अबे सीएज, ये किस में था, ये फर्स्ट से था। कलरजी, मतलब ये चर्च से लेना देना था इसका, और इसका
नोबिलिटी से लेना देना था। इन लोगों ने क्या किया, मतलब कि एक प्रीस्ट थे, मतलब वो चर्च के फादर थे ना, उन्हीं के ये क्या थे, मतलब उन्हीं खानदान से इन लोग, एक चर्च फादर के खानदान से ये ताल्लुक रखता था। अब इन लोगों ने क्या किया, थर्ड स्टेट को क्या कर दिया इन लोगों ने, मतलब एक लीड किया, इसलिए क्योंकि इन लोग चाहते तो नहीं करता, क्योंकि इन लोग भी सही और गलत का बीच के फासले को जानते थे। इन लोग एजुकेटेड और पढ़े लिखे थे, वो इन लोग भी जानते थे कि नहीं, जो समाज में जो हो रहा वो नहीं होना चाहिए था। इन लोगों ने ये हालांकि सेकंड स्टेट से था और अब ये फर्स्ट स्टेट से था, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, थर्ड स्टेट को लीड करने में हेल्प किया। आगे बढ़ते हैं। वाइल द नेशनल असेंबली वॉज बिजी एट द वर्सेलिस ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे ही नेशनल असेंबली ने क्या किया, वर्सेलिस के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन का बनाने में बिजी थे, उसी हिसाब से क्या हो गया, रेस्ट ऑफ फ्रांस, ज़्यादा कुछ यहाँ छुटा हुआ नहीं है, पूरे फ्रांस में क्या हो गया कि एकदम बहुत ही ज़्यादा क्या आगे सीवियर विंटर, बहुत ज़्यादा ठंडी आ गई, फूड क्रॉप्स थे वो टूट गए, क्योंकि जब पौधों पे जब बर्फ वगैरह गिरेगी तो जाहिर सी बात है वो क्या हो जाएंगे, पौधे वगैरह टूट जाएंगे। एंड रिजल्ट इंक्रीज द प्राइसेस, इसी वजह से क्या हो गया, जब अनाज जो मतलब जो खेती थी वो खराब हो गया तो अनाज का कीमत क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया। एंड बैंकर्स आल्सो बोर्ड सप्लाइज ब्रेड्स फॉर मेकिंग ग्रेटर प्रॉफिट। अब इसमें क्या हो गया, जैसे ही महंगाई बढ़ी, जो कि ब्रेड बनाने वाले जो लोग थे उसने क्या किया, अपना खूब मोटा पैसा कमाना शुरू कर दिया, क्योंकि जो उन लोग बड़े कीमत पे उन लोग बेचते थे, उस ब्रेड को बड़े बहुत ही ज़्यादा कीमत पे बेचते थे। जबकि इस वक्त पूरा फ्रांस क्या करने में लगा हुआ था, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में लगा हुआ था, एक रिपब्लिक या फिर आज़ाद करने में लगा हुआ था। लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे थे कि नहीं भाई चलो हम मोटे पैसे यहाँ पर कमाएंगे, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक चला नहीं। आफ्टर स्पेंडिंग, कुछ देर तक घंटों के बाद क्या हो गया, लोगों ने क्या हो गया, बेकरी पे जहाँ पे ब्रेड वगैरह मिलता है तो लोग घंटों तक वहाँ पे लाइन लगाते थे। तो अचानक क्या हो गया कि देखिए वीमेंस पावर, आप देखिए है ना, नारी शक्ति यहाँ पे क्या कर लेती है अब, क्योंकि सब लोग तो उसमें बिजी थे पूरा रिवॉल्यूशन में, तो औरतें ही ज़्यादा थी जो कि लाइन वगैरह में लगती थी, राशन लाना होता था, शॉपिंग मतलब जहाँ पे फूलों का बेचना, घरों में काम वाम करना, बाज़ारों में काम करना, तो वो ज़्यादातर औरतें करती थी। इसलिए जैसे ही ब्रेड के इन लोगों ने लाइन जैसे लगाया तो बहुत लोग क्या हो गया, औरतें बहुत ज़्यादा उसमें परेशान हो गए कि ब्रेड लेने के लिए इतना लंबा टाइम लगाना पड़ता और ब्रेड का कीमत भी बहुत ज़्यादा था। तो फिर क्या, क्राउड ऑफ एंग्री वुमेन्स, सारे औरतें क्या हो गई, वहाँ पर गुस्सा हो गई, एंग्री हो गई और शॉप पे क्या कहते हैं, अटैक कर दिया। जैसे ही सेम टाइम पे जैसे उन लोगों ने पूरा मार्केट में अटैक कर दिया गया तो सेम टाइम में जो किंग था, जो किंग कौन था, लुइस 16 ने ऑर्डर दिया अपने ट्रूप्स को, अपने सैनिकों की, पेरिस के अंदर जाके चले जाओ, पूरे फ्रांस में नहीं, फ्रांस का कैपिटल कहाँ है, पेरिस है। उसने कहा कि पेरिस पे जाओ, इन सब चीज़ें जो हो रहा है इनको क्या करो, सप्रेस करो, जाकर के दबाओ, जो रिवोल्यूशनरी हो रहा है उसको खत्म करो, सिर्फ पेरिस के अंदर में, याद रखेगा। On 14 जुलाई the agitated crowd stormed and destroyed the Bastille। और क्या हो गया, जैसे पेरिस के अंदर में, लेकिन जो लोग थे इतना गुस्सा हो गए उसी के बीच में कि जो यहाँ पे बेस्टाइल, जो क्राउड ने क्या किया, बेस्टाइल को बिल्कुल तोड़ दिया गया। एक महल टाइप का बना हुआ था जहाँ पे इसमें जेल वगैरह था। जेल में क्या था कि बहुत सारे यहाँ पे ना गन्स वगैरह, आर्म फोर्सेस, मतलब यहाँ पे गन, बंदूक, बारूद वगैरह था, क्योंकि लोग जब बहुत ज़्यादा उग्र हो गए थे तो लोगों को क्या चाहिए था, थोड़ा सा बारूद वगैरह चाहिए था, तो उसे लगा कि चलो भाई यहीं से मिलेगा, इसीलिए इन लोगों ने क्या किया, बेस्टाइल को जाकर तोड़ दिया। जेल था वहाँ पे, और यहाँ पे जो कमांडर्स हुआ करते थे वहाँ टोटल 7 ही लोग थे कमांडर्स में, और वो लग क्या था, मारा जाता है। ओके आगे, जैसे ही ट्रूप्स को पेरिस के अंदर में भेजता है, लेकिन कुछ पूरे देश में एक अफवाह फैल जाती है कि गांव टू गांव, पूरा आउटसाइड, मतलब जो पूरा फ्रांस था, कि इस बात का अफवाह फैल जाता है कि जो किंग है उसने बहुत सारे मैनर्स वर देयर वे फॉर द डिस्ट्रॉय द रिच क्रॉप्स ऑफ देयर हायर्ड गैंग्स। मतलब यह हो कि राजा ने बहुत सारे लाठीबाज को, बहुत सारे गुंडे को क्या किया है, उसने किराए पे लाया है, और पूरा मतलब पूरा फ्रांस के लोगों को क्या करेगा, परेशान किया जाएगा, मारा जाएगा, लेकिन वहाँ का पेरिस में भेजा था। इस अफवाह ने ऐसा हो गया कि लोग डर के मारे, लोग बहुत ज़्यादा डर गए। डर के मारे लोगों ने क्या किया, ड्यू टू फेयर, है ना,
यहाँ सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स अटैक द कैस्टल ऑफ नोबल्स। जो वहाँ गांव में आसपास के जो लोग थे, जब ये अफवाह जब फैल गई तो लोगों ने डर के मारे क्या किया, उग्र हो गया, मतलब अपने आप पैनिक हो गया और लोगों ने गुस्से में आकर क्या किया, कैस्टल जो नोबल्स के जो कैस्टल्स हुआ करते थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती थी फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों के, उनके लिए क्या किया, वो तोड़ दिया गया और बहुत ज़्यादा लोगों ने लूट मार मचाई। और जो जितने भी अनाज घर थे जहाँ पे सरकारी अनाज रखा जाता है तो उसको बहुत बुरी तरीक़ा से लूट लिया गया। और जो ऑफिसेस थे लाला जी टाइप के जो कि लोगों को कर्ज वगैरह देते थे, उनसे क्या होता था, कागज़ वगैरह उनको क्या किया, ऑफिस में जाकर के उन सब कागज़ को जला दिया गया, सारे डॉक्यूमेंट्स को लूट लिया गया। और रिकॉर्ड मेमोरियल ड्यूज, जो भी लोगों पे बकाया किराया था, मुनीम जी लोगों का होता नहीं था कि भैया इस पे इतना किराया है, इस मतलब किराया तो नहीं कह सकते, इसमें इतना कर्जा है, इसने यहाँ पर यहाँ से उधार लिया है, उसको ब्याज देना होगा, तो उन लोगों ने क्या किया, इस सारे डॉक्यूमेंट्स को वहाँ से चीर फाड़ करके फेंक दिया गया, कोई एविडेंस ही नहीं बचा। अब आगे देख लेते हैं, अब आगे देख ले, जैसे कि लार्ज नंबर्स ऑफ नोबल फ्लेड फ्रॉम देयर होम्स एंड मैनी इमाइग्रेट टू इंडिया। जब ये इतना ज़्यादा लोग उग्र हो गए कि जो बड़े बड़े जो अमीर लोग थे फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों ने इतना डर गया कि कुछ लोग क्या किया, अपने देश ही छोड़ के भाग गए और पड़ोसी देशों में जाकर के अपना शरण ले लिए, वहाँ पर जाकर के अपना मतलब प्रोटेक्ट हो गए उधर जाकर के। लुईस 16 फाइनली क्या हुआ, जब इस इतना ज़्यादा मतलब तबाह बर्बाद होने लगे, लोग इतना ज़्यादा पैनिक हो गए, जो लुईस 16 क्या किया, वो डर के मारे क्या क्या किया, उस लोगों ने नेशनल असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया था उसको एक्सेप्ट कर लिया। उसने ये कह दिया कि ठीक है भाई, आप लोग नेशनल असेंबली जो तो आप तो बना ही नेशनल असेंबली बना ली हो, आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया तो मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, जो चीज़ लूट मार जो हो रहा है, लोग उतना उग्र हो रहे हैं, जो रह रहे हैं, वो क्या कर दे, रुक जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो तो सिर्फ ऊपर के मन से मतलब डर के मारे किया था, लेकिन उसका अंदर में अभी भी शैतानी छुपा हुआ था। 4 अगस्त 1979 को क्या किया, देखिए वो तो सारे 14 जुलाई को हुआ था, लेकिन अगस्त का महीना चल रहा है 1789 में, सेम ही डेट में कुछ महीने के बाद फ्रांस ने क्या किया, एक कानून मतलब क्या, फ्रांस पास द लॉ ऑफ एबोलिशन ऑफ द फ्यूडल सिस्टम था, प्रिविलेज सिस्टम था, ऑब्लिगेशन, उसको सबसे क्या कर दिया गया, और टैक्स जो इम्पोज करने वाला था, जो नया टैक्स जो लगाने वाला था, उसको क्या कर दिया गया, 4 अगस्त 1789 को ख़त्म कर दिया गया। और क्या हो गया, इसी दौरान में ये जो था, जब मेंबर्स ऑफ कलर्जी वॉज आल्सो फोर्स टू द गिव, और जो कलर्जी था, कलर्जी वो लोग थे जो कि चर्च वगैरह में थे, जो कि उसको टैक्स लिया करता था उन लोग, तो ऐसे चीज़ों में उसने क्या कर दिया कि भैया वो प्रिविलेज को ख़त्म करो, गिव अप, प्रिविलेज जो आपको मिल रहा था वो ख़त्म करो। टाइथ जो अब जो टैक्स था जो कि चर्च लेता था किसानों से 1/10, उसको भी ख़त्म कर दिया गया। लैंड्स ऑन बाय द चर्च वर, जितने भी चर्च थे उसको बंद कर दिया गया, चर्च के पास जितनी ज़मीनें थी उसको भी ले लिया गया। तो जब इन लोगों से जब ये सब चीज़ें लिया गया, जो कि 2 अरब, फ्रांस उस वक्त घाटे में चल रहा था, जब इन लोगों से थर्ड स्टेट वाले ने जब सब कुछ छीन लिया फर्स्ट सेकंड स्टेट वालों से, पता कितना 20 बिलियन लीवर्स का उसको फ़ायदा हो गया। इसका मतलब सरकार के पास जो नई सरकार आई थी पूरी तरीके से तो नहीं थी, इसमें भी बहुत सारे मतभेद चल रहे थे, लेकिन फिर भी जो सरकार आई, नई सरकार, नौ गवर्नमेंट जो है ना, उसके पास 20 बिलियन मतलब 20 अरब क्या गए लीवर्स आ गए। इसीलिए देखिए कितना इन लोगों ने छुपा करके उस पैसे को रखा गया था। अब आगे बढ़ जाते हैं। पहला, फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फ्रांस क्या हो गया, एक बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब राजा रानी तो रहेगा, राजा का पोस्ट, किंग का पोस्ट तो रहेगा, लेकिन एक संविधानिक तौर पर रहेगा। और मोनार्क का जो कुछ पावर्स है उसको कम कर दिया गया, लेकिन कुछ दिन के बाद क्या हो जाएगा, ये मोनार्की सिस्टम भी खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल कैसे, जो पहले देखिए, पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन बना तो राजा के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या हो गया, इसमें भी एग्जिस्ट कर रहा है। कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट तो करेगा, लेकिन बट मोनार्की के पोस्ट को खत्म कर दिया जाएगा। बट यहाँ पर है 1791 में एक नेशनल असेंबली ने क्या किया, कंप्लीट ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बना लिया। कब बनाया, याद रखिएगा, नेशनल असेंबली ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कब किया, 1791 में। और उसने इस मेंस ऑब्जेक्टिव वाज टू लिमिट पावर ऑफ द मोनार्क। और इसमें क्या किया भैया, जो बनाया तो सही, लेकिन इसमें जो राजा की जो पावर्स थी उसको क्या कर दिया, बिल्कुल लिमिट कर दिया गया। बहुत कम राजा के पास पावर बचा। और जो पावर्स आखिर फिर किसके पास सबसे ज़्यादा पावर्स थी, तो यहाँ पर क्या हो गया, दिस पावर्स वाज नाउ सेपरेटेड असाइन ऑफ द डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, मतलब अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस थे उसके पास जो पावर्स थी, पॉलिटिकल पावर्स, उसको क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जैसे कि
लेजिस्लेटिव के बीच, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है एंड जुडिशियरी। तो इसमें लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी के बीच में क्या हो गया, जो पॉलिटिकल पावर्स थे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। फ्रांस बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब क्या हो गया, 1791 में फ्रांस क्या बन गया, ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। याद रखिएगा इस बात की कि फ्रांस जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कब बना, 1791। अब आगे देख लेते हैं। और उसमें क्या, कॉन्स्टिट्यूशन जो 1791 में हुआ, गेव द पावर्स मेकिंग लॉज द हैंड्स ऑफ द नेशनल असेंबली। क्या कर दिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1971 में जो फ्रांस में बना था, उस कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर्स किसको दे दिया, नेशनल असेंबली को पावर्स दे दिया गया कि आप क्या करो, आप कानून बनाओ। क्या बनाओ, आप कानून बनाओ कि पावर्स का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा एक बेहतर ढंग से। और नेशनल असेंबली ने क्या किया, इनडायरेक्टली कुछ लोगों को इलेक्ट किया कि भाई आप ना एक तरीका से आप क्या करोगे, एक बिल्कुल स्ट्रक्चर बनाओ कि कैसे फ्रांस जो है ना एक बेहतर जो है ये क्या बन जाएगा, एक डेमोक्रेटिक स्टेट्स बन जाए। सो इधर नेशनल असेंबली ने क्या किया, नेशनल असेंबली को जो कॉन्स्टिट्यूशन जो जिम्मेदारियां दी थी कानून बनाने के लिए, तो नेशनल असेंबली ने क्या किया, इलेक्ट किया कुछ ग्रुप्स ऑफ इलेक्टोर्स का, मतलब इलेक्टोर्स का मतलब हो गया कुछ जानकार लोग थे जो कि कानून के बारे में जो जानते हैं, तो उन लोगों को इलेक्ट किया। और वो चूजन बाय द एक्टिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स का मतलब यहाँ पर ये हो गया वो लोग जो वोट करने के लायक हैं, वो अमीर लोग था इस देश का, गरीब लोग इसमें पीजेंट्स हो गए, उसके बाद आपका ये लैंडलेस पीपल हो गया, वीमेंस हो गया, जो 25 साल का कम है, जो टैक्स नहीं दे रहा, तो उन लोग एक्टिव सिटीजन में नहीं आता। एक्टिव सिटीजन में वो आता था जो क्या देता था, 3 मजदूर के बराबर का टैक्स पे करता था। और जो अमीर लोग होते थे, एजुकेटेड होते थे, उनको एक्टिव सिटीजन्स कहता। मतलब एक्टिव सिटीजन्स ने क्या किया, कुछ लोगों को इलेक्टोरेट का मतलब इलेक्शन कराया, ताकि कि उसको नेशनल असेंबली में, मतलब नेशनल असेंबली में जो कुछ लोग थे उन लोगों ने क्या किया, एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा एक क्या कराया गया, इलेक्शन कराया गया। एक्टिव सिटीजन्स ने क्या किया, सिर्फ वो लोग थे एक्टिव सिटीजन्स में जो 25 साल के ऊपर में थे और जो टैक्सेस पे करते थे लगभग एटलीस्ट 3 डेज ऑफ लेबर वेजेस, मतलब कि 3 लेबरों के बराबर। जैसे मैं मानता हूँ एक लेबर का अगर प्राइस वहाँ पे 50 रुपीज़ था, तो 3 का कितना होगा, 150। मतलब 150 रुपीज़, मतलब एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि 150 रुपीज़ अगर कोई भी इंसान अगर वो टैक्स देता वहाँ पर, तो वही एक्टिव सिटीजन्स में आएगा, वही वोट करने के लायक भी रहेगा। और अच्छे सिटीजन्स में उसी को काउंट किया जाता था। जो लोग टैक्स नहीं देते थे, वीमेंस हो गए एंड लैंडलेस पीपल हो गए, पीजेंट्स हो गए, आर्टिशियंस हो गए, म्यूजिशियंस हो गए, उन लोग क्या होते थे, एक्टिव सिटीजन्स में नहीं आते थे उन लोग। ओके, रिमेनिंग मैन एंड ऑल वीमेंस वर क्लास पैसिव सिटीजन। हाँ, वो लोग होते थे पैसिव सिटीजन्स, जो कि एक होता था एक्टिव सिटीजन्स, जो बाकी लोग बच गए वो हो गए पैसिव सिटीजन्स। और उन लोगों का कोई भी वोट करने का राइट नहीं था। और ये बात समझ में। अब आ जाते हैं हम लोग फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन एट द टाइम। जब फ्रांस में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस वक्त तक क्या चल रहा था। कॉन्स्टिट्यूशन जैसे शुरू हुआ बनना, कहाँ पे, इसमें फ्रांस में डिक्लेरेशन हो गया कि नहीं भैया कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है, तो राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन्स को क्या होगा, कुछ उसमें से हक देना शुरू हो गया जो पहले राजाओं के टाइम पर नहीं था। आगे राइट्स जैसे कि राइट टू लाइफ, freedom of speech, freedom of opinion, equality before law was given each human being by birth could not be taken away। मतलब कोई भी लोग है जन्म से उसको इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून से पहले बराबरी होना चाहिए, उसका ओपिनियन का फ्रीडम होना चाहिए, बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, उसको ज़िंदगी जीने की भी आज़ादी होनी चाहिए। ये हुआ। उसके बाद यहाँ पर यह किया गया कि कुछ सिटीजन्स में यहाँ पर इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, मतलब पूरे फ्रांस को भी इस बात की जिम्मेदारी था कि भैया सारे सिटीजन्स को आप नेचुरल राइट्स दो, मतलब कुदरती तौर पर एक इंसान को जो मिलना चाहिए तो जो आज़ादी वो आप उसको दोगे, है ना। इस बात की क्या आगे जिम्मेदारी दिया गया। अब आगे हम लोग देख लेते हैं। यहीं पे दौरान पे क्या आ गया, बहुत सारे पॉलिटिकल सिंबल्स आए, बहुत सारे पॉलिटिकल सिंबल्स आए, मतलब कि राजनीति, क्योंकि अब तो यहाँ सरकार लोग क्या इलेक्शंस में अब एंट्री करने लगे, लोग इलेक्शंस में होने लगी, तो यहाँ पे जब ब्रोकन चेन स्टैंड्स फॉर द एक्ट ऑफ द बिकमिंग फ्री, बंडल ऑफ रोड्स
या फेसेस, आप एनसीईआरटी का बुक में आप उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे बताया था कि भैया जी जो यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ, ताकत की एकता को शो करता है, उसी तरीका से यहाँ पर क्या हो गया, जितने सारे आप इसको प्लीज़ आप इस पर देख लीजिए। द आई विद द ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट, ये हो गया। स्पेटर हो गया, सिंबल ऑफ रॉयल पावर हो गया। स्नेक बाइटिंग इज टेल टू फॉर्म अ रिंग, सिंबल ऑफ एटर्निटी। कैप वॉन बाय द स्लेव बिकमिंग फ्री, मतलब क्या हो गया, रेड फेराइजन कैप क्या था, वो लोग थे कैप वॉर्न, मतलब ऐसे टोपियां पहना करते थे उन लोग जो कि स्लेव अपन, जो ऐसे नौकर स्लेव जो कि पहले स्लेव थे, उन लोग क्या हो गया, आज़ाद कर दिया गया है ना। जो लोग पहले नौकर था उनको ज़बरदस्ती एक तरह से के दास बना के रखा था, नौकर बना के रखा था, अब क्या कर दिया, उसको आज़ाद कर दिया। तो उन लोग क्या पहनते थे, लाल कैप पहनते थे। उन लोग को इस बात का पहचान होता था कि भैया ये पहले गुलाम था, अब ये क्या है, आज़ाद है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। ब्लू वाइट रेड द नेशनल, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे, कि जो फ्रांस का जो नेशनल जो कलर था वो क्या था, रेड, ब्लू, वाइट एंड रेड। द विंग्ड वीमन, यहाँ पे क्या है, पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ। नेक्स्ट था लॉ टेबल, यहाँ पे क्या है, लॉ इज द सेम, सारे लोगों के लिए कानून बराबर है और सारे लोग इक्वल बिफोर इट, मतलब सब लोग बराबर हैं यहाँ पे, ये कहना चाहता है यहाँ पर ये। अब आगे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं क्या है आगे। ओके चलिए, अब यहाँ पर दिया हुआ द फ्रेंच एबोलिश द मोनार्की एंड द रिपब्लिक, है ना। अब यहाँ पर हम लोग कुछ चीज़ों को देख लेते हैं कि भैया यहाँ पर है क्या। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 4th नंबर पर लिखा हुआ है द फ्रांस, क्या यहाँ पे, ये देखिए फ्रांस है ना, ये हरा दे, फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। आ रही बात समझ में, कि फ्रांस है ना, कि मोनार्की को पहले क्या था, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ में राजा रानी का भी एग्जिस्टेंस था। अब यहाँ पर क्या हो गया कि अब यहाँ ये आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन तो है, इसके बाद जो मोनार्की का जो पोस्ट है, राजा रानी जो हुआ करता था, जो शासक होता था फ्रांस का, और उसका पोस्ट को भी खत्म कर दिया गया। मतलब अब राजा जो है यहाँ पर नहीं होगा, क्या होगा, सिर्फ रिपब्लिक बन गया। यहाँ पर आप जो पॉलिटिकल होंगे, यहाँ पे प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गया, तो इस तरह से पोस्टेज अब होने शुरू हो जाएंगे यहाँ पे। कब हुआ कि अप्रैल 1792 में जब नेशनल असेंबली ने क्या किया, वोटेड फॉर, जैसे क्या हो गया कि जैसे ही राजा ने, हमने पीछे हमने ये देख लिया कि जैसे ही राजा ने क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में साइन कर दिया, नेशनल असेंबली बनाने को सारी उसको मतलब परमिशन दे दिया गया। उसी बीच में क्या होता है कि नेशनल असेंबली ने क्या किया, किसके, प्रूशिया और ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों के खिलाफ जो नेशनल असेंबली थे फ्रांस का, उसने एक वॉर, युद्ध करने का फैसला कर लिया इन दोनों मतलब क्यों एम्पायर हुआ करता था, इन दोनों एम्पायर के खिलाफ। और यहाँ पे तो मर्सेलिस, क्या है, मर्सेलेस जो नाम था, बिकेम द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। एक आदमी था मर्सेलेस, इन्हीं ने क्या किया, कई सारे नारे, कई सारे गीत लिखे, कहाँ के लिए, फ्रांस के लोगों के लिए, ताकि कि उसके अंदर में एक जज्बा पैदा हो, वो मोटिवेट होता रहे, ताकि कि जो रिवॉल्यूशन है, जो लोगों ने सपने देखे हैं आम लोगों ने फ्रांस का, वो खत्म ना हो जाए। इसीलिए मर्सेलिस एक आदमी का नाम था। उसने क्या क्या एक गीत वगैरह लिखे, जो गीत जो सॉन्ग उसने जो गाया था कहाँ, पेरिस में, तो उसी बाद में उसे मर्सेलिस का जो क्या था, वही मर्सेलिस नाम से क्या रखा, वहां का नेशनल एंथम बन गया। आप बताइए कि इंडिया का नेशनल एंथम क्या है, जरा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, इंडिया का नेशनल एंथम। सो फ्रांस का नेशनल एंथम क्या हो गया, मर्सेलिस। आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर लुइस 16 जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशन साइन तो कर दिया, लेकिन उसका जो सीक्रेट नेगोशिएशन था, मतलब वो उसकी जो सीक्रेट जो बातें थी आसपास के राजाओं के साथ, क्या जैसे कि पुर्शिया के राजा, मोस्टली क्या पुर्शिया के राजा के जो अंदरूनी जो बातें थी वो उनके साथ चल रहा था कि देखो हमने, हमारे जो फ्रांस में है लोगों ने यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली तो बना तो लिया है, लेकिन मैं उसमें तैयार नहीं हूँ। कौन बोलता, तो लुइस 16 पुर्शिया के राजा को उसकी बातचीत सीक्रेटली तरीका से होते रहता था, और उसे मदद भी मांगा कि आप अपने कुछ सैनिकों को भेजो कहाँ, फ्रांस, ताकि कि जो यहाँ पे जो रिवॉल्यूशनरी जो लोग हैं उनको दबोच सके, फिर से मैं राजा बन सकूं। आगे, रूलर्स ऑफ द अनदर नेबरिंग कंट्रीज वर ऑरिड बाय द डेवलपमेंट्स इन फ्रांस
एंड मेड प्लान्स टू सेंड ट्रूप्स टू स्टॉप द रिवोल्यूशनरी इवेंट्स टेकिंग प्लेस। क्या किया, जो आसपास था कहाँ का, फ्रांस के कुछ अलग अलग देशों ने इस बात को वो डर गया कि जिस हिसाब से नेशनलिज्म रिवोल्यूशनरी जिस हिसाब से पैदा हो रहा है कहां पर, फ्रांस में, उनसे उसको डर था कहीं हमारे देश में भी उनसे लोग प्रेरित होकर के, लोग उनसे इंस्पायर होकर के कहीं हमारे भी देश में कभी ना ऐसा हो जाए। तो उन लोगों ने डर के मारे क्या किया, जिस हिसाब से इसमें फ्रांस में जो डेवलपमेंट्स हो रहे थे उसको रोकने के लिए कुछ अपने ट्रूप्स, अपने सैनिक को क्या क्या भेजने के लिए सोचा, कहां पर, फ्रांस भेजने के लिए सोचा। लेकिन उससे जो सोचा था, लेकिन उससे पहले ही नेशनल असेंबली ने क्या किया, उसने इस बात को सोचा, मतलब कि ये जो बाहरी के जो देश था फ्रांस को अटैक करने से पहले ही जो नेशनल असेंबली ने इस बात को सोच लिया कि वोट भी कर दिया कि हम लोग अप्रैल 1792 में हम लोग वॉर करेंगे, किसके अगेंस्ट, क्रोएशिया और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। मतलब इन लोगों ने जब तक सोचा, लेकिन नेशनल असेंबली जो था फ्रांस का था उसने डिक्लेयर कर दिया कि नहीं, अब हम लोग वॉर करेंगे, किसके अगेंस्ट में, क्रोएशिया और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में। क्योंकि उसको इस बात का पता था कि कहीं ना ऐसा हमारे साथ में कभी इन लोगों ट्रूप्स अगर हमारे यहाँ पहले आ जाए तो वो हमें दबा सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। Thousands of volunteers joined the army। जो फ्रांस की जो आर्मी थी, बहुत सारे आम लोग उसके साथ जुड़े। और प्रोविंसेस टू ज्वाइन मिलिट्री, उसके अलग अलग प्रोविंसेस होते हैं। क्या फ्रांस में मैं मान लेता हूँ कि ये हमारा मुल्क इंडिया है ना, इसमें कितने 28 स्टेट्स है ना, लेकिन बाहर के देशों में क्या होता है, वो स्टेट्स नहीं बोलते, वहाँ प्रोविंसेस के नाम जाना जाता है। फ्रांस में हो गया, आपका यूके में हो गया, फिर आपका अमेरिका में हो गया, वहाँ प्रोविंसेस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, प्रोविंसेस, एक प्रांत होता है, पार्ट होता है। पाकिस्तान में भी क्या होता है, प्रोविंसेस चलता है, स्टेट हर जगह नहीं चलता। सो अलग अलग जगह, मतलब कि जो प्रोविंसेस थी, अलग अलग स्टेट्स के लोग क्या हो गए, फ्रांस के आर्मी के साथ ज्वाइन कर लिया। एंड पीपल सॉ दिस वॉर्स ऑफ द, उस वॉर को लोगों ने वॉर का देखा, किसके अगेंस्ट, द किंग्स एंड द एरिस्टोक्रेसीज ऑल ओवर यूरोप। मतलब इस वॉर सिर्फ वो एक युद्ध नहीं था, ये ऐसा युद्ध था, एक ऐसी मतलब वॉर थी जो कि राजाओं के खिलाफ थी। और साथ में एरिस्टोक्रेसीज का मतलब होता है कि राजा कि जो बाद जो राजा बनेगा उन्हीं के खानदान से बनेगा, उन्हीं के फैमिली मेंबर्स बनेगा, उसी को बोलते हैं एरिस्टोक्रेसीज। राजा का बेटा राजा ही बनेगा, ये एरिस्टोक्रेसीज कहलाता है ना। आगे बढ़ते हैं। जो पैट्रियोटिक सॉन्ग थे मर्सेलिस, अभी मैंने डिस्कस कर दिया। मर्सेलिस पैट्रियोटिक सॉन्ग का मतलब होता है देशभक्ति जो गीत थी, मर्सेलिस नाम से, कंपोज बाय द एक पोएट था जिसका नाम था रोगेट लीज, was sung for the first time by volunteers from the Marseilles as the march into the Paris। लोगों ने क्या किया कि एक देशभक्ति गीत गाते हुए लोगों ने कहा, पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी कैपिटल, वहां उन लोगों ने एंटर कर दी सारे सैनिक। उन लोगों ने एक गीत गाया जिसका नाम मर्सेलिस बना। फिर बाद में यही चीज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस, बाद में क्या हो गया, यही नेशनल एंथम के मतलब बाद में नेशनल एंथम बना। वो प्रेजेंट में भी मर्सेलिस ही वहां का नेशनल एंथम है। एंड द रिवोल्यूशनरी वॉज ब्रॉट लॉसेस एंड द इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल। लेकिन जो रिवोल्यूशनरी हुआ, लोगों ने तो घबराया, लोगों ने ये वॉर जो तो थी ही वो लड़ रहे थे, लेकिन उस वॉर के चलते बहुत सारे लोगों के समाज में नुकसान भी हुए, जैसे इकोनॉमिक लॉसेस हो गई और लोगों के अलग अलग तरह की परेशानी आ गई, महंगाई आ गई, उसी तरफ से ड्राफ्ट आ गई, मतलब अकाल पड़ गया पूरे मतलब फ्रांस में। लोगों को खाने पीने की बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही थी, लेकिन लोगों ने फिर भी उस वॉर को नहीं रोका क्योंकि वो समाज की जीत थी और समाज के लिए लोग लड़ रहे थे, समाज के सारे लोगों के लिए लड़ रहे थे। जो बड़े बड़े लोग थे तो उनको सिर्फ फायदा हो रही थी। यहाँ पे उन लोग ये सोचा था कि नहीं, हम आम आदमी भी इनके जो बेनिफिट्स उठा सके, सबके लिए इक्वली कानून बने, इक्वली राइट्स हो, वोटिंग राइट्स हो, बोलने की स्पीच हो, इन सबको लोगों ने मद्देनजर रखा। तो लेकिन इन लोगों ने जो परेशानी आई, उस लोगों ने क्या किया, उसको मतलब नजरअंदाज कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन थे 1791 में, पॉलिटिकल राइट्स टू द रिचेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बने थे फ्रांस में, इसमें क्या हो गया कि थर्ड स्टेट के जो लोग थे, उन लोग बड़े बड़े लोगों को, जो अमीर अमीर लोग थे, उनको ही उन सारे पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट में, उसमें इलेक्शन लड़ना, सारे लोग अमीर लोग थे। और क्यों था कि
थर्ड स्टेट में बहुत गरीब लोग थे, लैंडलेस पीपल बहुत ज्यादा थे, उन लोगों को इसमें क्या था, इन्वॉल्वमेंट नहीं दिया जाता था, उस कॉन्स्टिट्यूशन में परमिशन ही नहीं दिया गया था। तो भी लोगों ने सोचा कि यार ये तो बड़े बड़े लोगों का था, पहले राजाओं का था, है कि नहीं, फिर कलर्जी आया, फिर नोबेलिटी आया, इसके बाद थर्ड स्टेट के ही बड़े लोगों से ही जो नीचे तबके के जो लोग थे उनको परेशानी थी। तो उन लोगों ने इन सबसे निपटने के लिए क्या हो गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन को रोका नहीं, आगे बढ़ाता गया। आगे देख लेते हैं इनमें से क्या हो गया, बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स जो है ना बनाए गए, बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स बनाए गए। किसके क्लब्स क्यों बनाए गए, इसलिए बनाया गया कि थर्ड स्टेट में तो थर्ड स्टेट के पास ही तो था ही कॉन्स्टिट्यूशन, उन्हीं के हक में बात कही गई थी, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो बड़े बड़े लोग थे उनके पास से गरीब लोगों को उसमें कोई हक वक अभी भी नहीं मिल पा रहा था। तो यहाँ पे लोग आम लोगों ने क्या किया, नहीं भाई हमें किसमें राजनीतिक में उतरना चाहिए। तो राजनीतिक में उतरने के लिए लोगों के यहाँ, हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज होती थी, वहां पे क्लब चलता था। तो जब आम लोगों ने एक क्लब ज्वाइन किया जिस क्लब का नाम था जैकोबिन क्लब, ये ऐसा क्लब, वहां तो बहुत सारे क्लब बनाए गए थे फ्रांस में, उसमें बहुत सारे सक्सेस नहीं हुई। उन सारे क्लबों में से एक ही क्लब था, पॉलिटिकल क्लब, जिसका जैकोबिन क्लब था, जो कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुई। वहां पे बहुत सारे मतलब क्लब्स बनाए गए थे जिसमें कि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हो सके, लोग इलेक्शन में फाइट कर सके, है ना। लेकिन इसमें से एक ही था जैकोबिन क्लब। याद रखिएगा कि आपको पूछा जाए कि कौन सा क्लब था फ्रांस रेवोल्यूशन में जो कि सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहा था, वो था जैकोबिन क्लब। मोस्ट सक्सेसफुल क्लब सबसे ज्यादा यही थी। नेक्स्ट, जो मेंबर्स थे जैकोबिन क्लब के, आखिर जैकोबिन क्लब को ज्वाइन करने वाले लोग कौन थे। तो जाहिर सी बात है, आपको इस बात को समझ में आ रहा होगा कि नहीं यार, 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बने थे वो समाज के बड़े बड़े लोग, अमीर लोग ही उनको फायदा मिल रहा था। तो जैकोबिन क्लब में मिलेगा तो जाहिर सी बात है बड़े लोग तो आएंगे नहीं, क्योंकि उसको पहले ही उसको फायदा हो रहा था, तो वो अपने नुकसान कराने के लिए क्यों इन सब बनाएगा। तो लेकिन इसमें गरीब लोग, वो गरीब लोग इसमें आने लगे जो शॉपकीपर्स, दुकान में काम करते थे, आर्टिशियंस जो पिक्चर वगैरह मैप वगैरह बना करते थे, उन लोग थे। और इसमें तो क्या है, शॉप मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, मतलब कि पेस्ट्री मतलब कि बेकरी में काम करने वाले, दुकान में काम करने वाले मजदूर लोग, और प्रिंटर्स, वॉच में घड़ी बनाने वाले लोग, और नौकर, डेली वेजेस, रोज के मतलब रोज कमाने और खाने वाले लोग, सारे लोग क्या के जैकोबिन क्लब को ज्वाइन कर लिया, ताकि वो भी सोचते थे कि भैया हमें भी राजनीतिक तौर पे, पॉलिटिकल तौर पे हमें बेनिफिट मिल सके। जैकोबिन मेंबर्स जो थे पहले क्या, वेयरिंग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स, वो क्या होते, एक लंबे क्या ट्राउजर्स पहनते थे, और ऐसा देखने में था दोस्त वोन बाय द डॉक वर्कर्स। डॉक वर्कर्स का मतलब होता है कि जो समुद्री में जो जहाज चलते हैं, उस जहाज में जो काम करने वाले जो लोग रहते हैं, जिस तरह के डॉक वर्कर्स जिस हिसाब से क्या पहनते थे, लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर पहनते थे ना, पाजामा टाइप का, वो पहनते थे। और इसमें जैकोबिन तो ना अपने आप को क्या बोलते थे, सेंस क्लोटेस क्या बोलते थे। तो याद रखिएगा जैकोबिन क्लब्स के या फिर जैकोबिन्स जितने लोग थे उनको अपने आप को क्या बोलते थे, सेंस क्लोटोस बोलते थे। इसका मीनिंग क्या होता है कि भैया विदाउट नी ब्रीचेस, इसका मतलब बिना घुटनों वाले आदमी, है ना, इस हिसाब से, क्योंकि उसके घुटने नहीं, इतना पाजामा लंबा पहनता था, उसके घुटना दिखा ही नहीं देता था। उससे पहले क्या, तो घुटना तक कभी कभी दिखाई देता था, उनके ड्रेसेस होती थी। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, भैया हमारा जो कपड़ा रहेगा, जो ट्राउजर रहेगा, जो यूनिफॉर्म्स रहेगा, वो घुटनों से नीचे तक रहेगा, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, ये किसके थे, जैकोबिन्स लोग पहनते थे। नेक्स्ट, 10 अगस्त 1792 में जैकोबिन्स ने स्टॉर्म द पैलेसेस ऑफ द तुलेरी का एक नामक एक महल था, उसमें क्या किया, जैकोबिन्स जो लोग थे, पॉलिटिकल लोगों ने इसमें अटैक कर दिया, एंड हेल्ड द किंग हॉस्टेज फॉर द सेवरल आवर्स। और यहाँ का जो तुलेरी का जो राजा था, कुछ घंटों के लिए उसको बंदी बना लिया गया। किसने किया था, जैकोबिन ने अटैक किया था। किसमें किया था, तुलेरी जो पैलेस था, महल था, उसमें क्या, किसको उसने बंदी बना लिया, वहां के राजा को। कितने देर के लिए बनाया गया, कुछ घंटों के लिए ही बनाया गया। जब इन लोगों ने किया तो इसके लिए बहुत बड़ी कामयाबी फ्रांस के लोगों के सामने आया, और उन लोगों के सामने आया जो नेशनल असेंबली के जो बड़े बड़े नेता थे, वहां पे जो गरीब को जो हक मतलब मिलता नहीं था, तो उन लोगों को भी समझ में आ गया, नहीं यार, इन लोग जो गरीब लोग हैं, जो कि थर्ड स्टेट में जो लोअर कैटेगरी के लोग हैं, इन लोग भी क्या हो सकता है, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट में इनको शामिल करना चाहिए। उन लोगों ने अप्रिशिएट किया। और फिर समर क्या हुआ, गर्मी का दिन था 1792, जैकोबिन प्लान्ड रिवोल्ट लार्ज नंबर ऑफ द पीपल ऑफ पेरिस हु वर एंगर्ड बाय शॉर्ट
सप्लाईज एंड हाई प्राइसेस ऑफ फूड। इसी में क्या हो गया कि गर्मी का दिन था 1792 में, जैकोबिन्स ने इस बात का, जो उसका जो क्लब था उसमें जो लोग थे, उस बात का प्लान किया कि नहीं यार, इतनी महंगाई पेरिस में मतलब महंगाई बढ़ रही है, तो लोग इससे बहुत ज्यादा गुस्से में थे और उसमें खाने की बहुत ज्यादा कमी हो रही है, मतलब खाने की जो प्राइस है बहुत ज्यादा ऊंची जा रही है, तो खाना की बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो लोगों ने सोचा जैकोबिन्स कि नहीं, अब हमें पेरिस में भी अटैक करना चाहिए इनके खिलाफ। लेकिन 10 अगस्त को क्या होता है कि दे स्टॉर्म द पैलेस ऑफ टुलियम। हाँ, टुलियम क्या, मैस्केड एंड किंग्स गार्ड ऑफ द हेल्स हिमसेल्फ ऑफ द सेवरल आवर्स। फिर वही चीज जो मैंने बताया वही चीज है यहाँ पे। हाँ, बाद में क्या होता है, असेंबली ने वोटेड फॉर द इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली, इलेक्शंस वर हेल्ड। फिर बाद में क्या होगा, जो असेंबली थी वोटेड फॉर द इम्प्रिजन ऑफ द रॉयल फैमिली। फिर बाद में ये सोचा कि नहीं यार, तो जो जैकोबिन्स क्लब के लोगों को, क्योंकि जो बड़े बड़े जो लोग थे ना, तो उनको अपने आप को के मतलब फ्रांस में एक अच्छा अपने आप को साबित करने के लिए क्या कहा कि यार देखो जैकोबिन लोगों ने क्या क्या कुछ राजाओं के बंदी बना ले, इन लोग कर सकता है तो हम लोग जब राज गद्दी में बैठे हुए हैं, पॉलिटिकल बड़े बड़े जो मिनिस्ट्रीज हम लोग होल्ड कर रखे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मतलब अपने आप को साबित करने के लिए उसने क्या किया, जो रॉयल फैमिलीज थी उसके बाद देखो राजनीतिक यहाँ पे चल रहा है, रॉयल फैमिलीज थे उनको क्या करना, फटाफट जेल में डालना शुरू कर दिया। कौन डाला, जो कि नेशनल असेंबली के जो कॉन्स्टिट्यूशंस के जो लोग थे, बड़े बड़े नेता, उन लोगों ने किया। और इलेक्शंस उसको फिर से फ्रांस में किया गया। फ्रॉम ना अब क्या ऑल मेन, अब जब इलेक्शन हुआ, क्योंकि जब आम आदमी क्या हो गए, रोड पे उतर गए, दुकानदार आ गए, है ना, बेकरी में काम करने वाले गए, आर्टिशियंस आ गए, म्यूजिशियन, सब लोग आ गए, तो अब क्या हो गया कि अब भाई सो क्या नहीं यार, सबके लिए अब कानून बराबर है, कौन कौन अब यहाँ पर क्या करेगा, वोट कर सकता है। अब यहाँ पे 21 साल के जितने लोग होंगे वो सब वोट दे सकते थे, पहले 25 साल था, फिर बाद में 21 साल कर दिया गया। एंड जो लोग वेल्दी गरीब लोग हैं वो भी दे सकता है, और जो वेल्दी एंड रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ, जो अमीर लोग नहीं है वो भी यहाँ पर किसी राइट टू वोट, उसको इलेक्शन देने का मतलब वो मतदान कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं, जो कि किसका, जो लोग अमीर लोग नहीं मतलब गरीब लोग हैं वो भी कर सकता है। न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड द कन्वेंशन। जो अब देखो, अब तो असेंबली तो नया इलेक्शन हो गया, अब इसमें गरीब लोग भी मतलब क्या करने लगे, इन्वॉल्वमेंट हुए। जो लोग के पास जो धन मतलब रिचलेस, जो अमीर आदमी नहीं थे, गरीब लोग थे, वो भी आ गए। लोअर कैटेगरी के लोग, उन लोगों ने भी इलेक्शंस में क्या किया, पार्टिसिपेट किया। तो इसमें क्या हो गया कि एक नए असेंबली बन के लोगों के सामने आया, जिसका नाम कन्वेंशन पड़ गया। कन्वेंशन होता क्या है कि फ्रांस में एक पवित्र जगह, होली पैलेस थी, पवित्र जगह का जो बिल्डिंग्स बने हुए थे, उसी बिल्डिंग्स के नाम पर ही कन्वेंशन रखा गया। कन्वेंशन आपसे अगर पूछे लेगा कन्वेंशन क्या है, वहां पे क्या होता था, एक पवित्र होलिस्टिक प्लेस थी, जो कि उन्हीं के बिल्डिंग्स के नाम पर ही कन्वेंशन रखा गया। कन्वेंशन क्या था, न्यूली इलेक्टेड असेंबली का नाम था। फिर 21 सितंबर 1792 में अबॉलिश द मोनार्की एंड डिक्लेयर फ्रांस एज अ रिपब्लिक। सो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डेट आपको याद रखनी है कि 21 ऑफ सितंबर 1792 में क्या हो गया कि पूरे फ्रांस में राजा का जो किसका मोनार्की का जो पोस्ट खत्म कर दिया गया, अब फ्रांस रिपब्लिक बन गया। पहले क्या बना था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था 1791 में, उसके एक साल के बाद ही फ्रांस का रिपब्लिक बन गया था। कितना ज्यादा इसमें क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है, लोगों का रिवॉल्यूशन कितना ज्यादा काम आ रहा है। लुईस 16 को क्या कर दिया गया, एक कोर्ट के जरिए से उसको क्या क्या देशद्रोही माना गया और उसको डेथ मतलब कि उसको फांसी पर चढ़ा दिया गया। आ रही ना बात समझ में, उसको फांसी, किसको, लुईस 16 को, क्योंकि इस तरह के जो गड़बड़ी जो की जो प्रुशिया के राजा के साथ उसको सीक्रेटली मतलब उनसे बातचीत होती थी और उन लोगों ने इम्पोज करने, टैक्स को लगाने के लिए कई तरह के उसने गड़बड़ी की, तो कोर्ट ने उसको क्या कर दिया, गुनहगार पाया गया, उसको देशद्रोही पाया गया, उसको भी मतलब कि उसको फांसी की सजा दे दी गई। फिर बाद में जो उसकी वाइफ थी एंटोनिएटे मैरी, है ना, मैरी एंटोनिएटे, जो कि लुईस 16 की वाइफ थी, उसमें उसको भी शामिल किया गया। जो सजा लुईस 16 को मिला, सेम चीज किसको मिल गया, मतलब एंटोनिएटे जो वाइफ थी लुईस 16 को, उसको भी सेम फेट शॉर्टली आफ्टर, कुछ दिन के बाद उसको भी सेम सजा दे दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, ये वीडियो शायद लंबी हो जाएगी, आज हम लोग यहीं पर क्या करते हैं, इस वीडियो को स्टॉप कर लेते हैं। इस वीडियो को और एक पार्ट लाऊंगा मैं, थर्ड पार्ट, क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत लंबी है। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच टू ऑल।